बिहार करंट अफेयर पूरा हम देखिए एक बात याद करिए, हम लोग उधर नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बिहार करंट करवा चुके, वो दे चुके, किए है ना? नहीं छोड़िए, उतना काफी, याद रख लीजिए काफी है। आप इधर जो भी हैंड दो तरह से दे रहे हैं आपको, एक तो प्रिंटिंग दिए हैं बिहार करंट अफेयर, एक न्यूज़पेपर से करवाए हैं बिहार करंट अफेयर, याद करिए, करवा दिए हैं। अब आपको हैंड रिटन दे देंगे, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त, क्योंकि बिहार करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अगस्त सीजन में एक और, अभी 2 बार और लाएंगे इसको, 2 बार और लाएंगे, एक लाएंगे जुलाई खत्म होने के बाद और एक बार लाएंगे अगस्त लास्ट में। नहीं 20 तक मानते हैं ना, 20 से ज्यादा नहीं आता है, 20 से ज्यादा नहीं, 20 अगस्त तक। हाँ 30 सितंबर को एग्जाम, 1.5 महीना पहले मान के चलते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार होने लगता है 1.5 महीना पहले। अब बीपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं, 10 दिन पहले तैयार कर लेता है आजकल, लेकिन 1.5 महीना पहले, क्योंकि पीसीएस है ना, यहाँ सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन नोट तो होना नहीं है हर बार, तो 1.5 महीना पहले मान के चलते हैं, तो 15 अगस्त तक हम लोग समाप्त कर, इसलिए कह रहे हैं कि करंट अफेयर आपको अगस्त में पढ़ाएंगे ताकि हमारे पास सारा डिटेल आ जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमको शामिल करना ही था इसको। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024, कटिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ, 63.76% पढ़ चुके हैं, बताने वाली कोई। बिहार की सबसे कम उम्र की एमपी कौन बनी है? शांभवी चौधरी, पढ़ चुके हैं, ठीक है। नवादा में सबसे कम वोटिंग हुआ 43.17%, ये हुआ लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से। सबसे ज्यादा कहां हुआ? कटिहार में, और सबसे कम नवादा में। सबसे कम वोटिंग किस चरण में हुआ? 7 चरणों में चुनाव हुआ है, पढ़े हम लोग, तो चरण 1 में सबसे कम वोटिंग हुआ 49.26%, और सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुआ? तो दूसरे चरण में हुआ 59.47%। ठीक है, याद कर लीजिएगा सब। क्या पूछा जाएगा हमको पता नहीं, आपको पता है तो आप ये ध्यान में रखिएगा। कहते हैं, अब देखिए कुछ सीट जो है बहुत चर्चा में रहा है इसका, जैसे सबसे ज्यादा चर्चा में रहा काराकाट सीट, काराकाट। अब देखिए वहां के कौन एमपी बने पता नहीं है, राजा राम सिंह बने हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, किसके? माले के, हाँ माले के। सीपीआई और सीपीआईएम दो है, लेकिन दोनों मिलकर इस बार चुनाव लड़े। अच्छा, हमको ना बिहार में मार्क्सवादी पार्टी का अस्तित्व दिखता नहीं, लेकिन कुछ एरिया में जबरदस्त पकड़ है, जैसे आदिवासी एरिया, गरीब एरिया, इन सब में माओवादियों का पकड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भोले बाबा जैसे, भोले बाबा समझ रहे हैं, हाथरस के, गरीबों के बीच पैठ बनाए हुए। ये जो बाबा लोग होते हैं, वो बाबा अमीरों से नहीं बनते, ये बाबा गरीबों से बनते हैं। गरीब चूंकि अशिक्षित होते हैं, बेरोजगारी ज्यादा होता है, सोचने समझने की क्षमता कम होता है, तो ऐसे लोगों को इस तरह के सत्संगों में ज्यादा तेजी से खींचा जाता है। और इसलिए अपने जो सेवादार रखते हैं, विभिन्न गांव और विभिन्न एरिया के रखते हैं, ताकि वो सेवादार उस एरिया में अफवाह फैला सकें कि एक बाबा बना है नया नया, वो सूट पैंट वाला है और एकदम चमत्कारी और फ्री सिस्टम है। बड़ा सी बात यह है कि यूपी बिहार झारखंड में फ्री सिस्टम खूब चलता है, कि बाबा बुलाए हैं फ्री में, कोई दक्षिणा दान नहीं, एकदम सब रोग मुक्त कर देते हैं। बिहार में अफवाह ऐसे ही चलता है, दवाई की दुकान ऐसे ही चलता है, जितना भी झोला छाप डॉक्टर है बिहार या यूपी में, सारा अफवाह पर चलता है। अब भीड़ आना था 50,000, आ गया 1.25 लाख। भैया इतना बड़ा भीड़ कैसे ले आते हैं, ये भी एक सोचने की बात। अब जब प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है और बाबा बोल दिए कि भाई हमारे चरण के धूल है, जो ले लेगा उसका सब बीमारी दूर हो जाएगा, तो आप दौड़िए कि नहीं दौड़िए? अभी वहाँ गरीब लोग तो बीमार ही रहता है, ये बात तो सही है, गरीबों में बीमारी का प्रतिशत ज्यादा है। अब इस तरह की घटनाओं के कारण इस तरह का कांड होता है, जिसमें अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। अब बाबा का प्रभाव कम से कम 5-10 लाख वोटों पर तो जरूर, तो कोई पार्टी को आप बाबा का नाम लेते हुए नहीं चलना। ये कल मीडिया है जो ये सारे को कवर की हुई है और बाबा पर पूरा प्रतिघात की हुई है, ये बात हम मानते हैं। ये सिर्फ मीडिया है जो अभी काम कर रही है, नेता बेता कोई बाबा का नाम नहीं ले रहे। कोई बाबा का नाम लेते सुने किसी नेता को?
तो नेता तो पॉलिटिकली मॉडिफाई होते हैं, मीडिया थोड़ा अच्छा काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कराकाट का नाम ले रहे थे, तो कराकाट राजा राम सिंह को चुना गया। अगला है गया, जीतन राम मांझी जीते हैं गया से। अगला है शिवहर, लवली आनंद, ये भी खूब चर्चा में है, मोहन आनंद की पत्नी लवली आनंद, ये जीते हैं कहां से, शिवहर से। समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी जीतती हैं। ठीक, अगला भागलपुर से संतोष कुशवाहा जीते हैं, नेहा शर्मा के पिताजी के खिलाफ। नेहा शर्मा पिछले बार भी कैंपेन की थी, इस बार भी की, और दोनों बार उनके पिताजी हार गए, लेकिन इस बार कम वोट से हारे, कम वोट से हारे। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी जी जीते हैं, और सबसे बड़ी जीत बिहार में जो हुआ है वो मुजफ्फरपुर से हुआ है। कितना वोट से, 2,34,927 वोट से जीते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जीत है, और सबसे छोटा जो जीत है, इनको जीतना नहीं चाहिए था मेरे अनुसार, लेकिन चलिए अच्छा है, जीत गए। कोई काम आप करेंगे, देखिए हमेशा लोकतंत्र में लोग आपको सबक सिखाते हैं। वोटिंग, जो व्यक्ति 1 लाख प्लस वोटों से जीता था, 2 लाख वोटों से जीता था, आज 1000 में जीत रहा है, मात्र 13,661 वोट से जीता है। राजीव प्रताप रूडी, इन्हीं के खिलाफ पप्पू यादव अभियान चलाए थे, एम्बुलेंस घोटाला केस, याद है? कोरोना में याद नहीं याद है? पप्पू यादव को जेल भी भेज दिया गया था, याद? एम्बुलेंस का जो पूरा संग्रहालय बनाए हुए थे, याद है यार? नहीं, आप लोग दुनिया में रहते कहाँ हैं सर? उस समय तो हम घर में बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, और कोरोना के बारे में विशद चर्चा में संलग्न थे। नहीं, थाली बजा अच्छा ठीक। तो देखिए, याद करिए फिर से, सबसे ज्यादा वोट से मुजफ्फरपुर के एमपी राजभूषण चौधरी जीते हैं, सबसे कम वोट से राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, इसलिए इनका कैबिनेट में सर कोई बड़ा योगदान नहीं दिया गया। जो बड़ा वोट से जीता है, जैसे देखे ना, इस बार मोदी जी भी कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी बनारस सीट से जो लाखों लाख वोट से जीते थे, इस बार कितना 50,000 वोट से जीते हैं, 1 लाख 1-1.5 लाख से ही जीते हैं। हाँ, 50,000 नहीं, 1-1.5 लाख, शुरू से 50,000। ठीक है, आते हैं यहाँ पर पार्टी के अनुसार से किसको कितना सीट बिहार में मिला है वो ज्यादा जरूरी है। एक और बात है, हम विधायक सांसद हैं जीतन राम मांझी, जो गया सीट से जीते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बन गए। बीजेपी के 16, जेडीयू के 12, और जेडीयू के 12, और एलजेपी के 5, एकमात्र ऐसा पार्टी जो 100% परफॉर्मेंस किया। राजद सबसे खराब, 4 सीट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट, सीआईपी 2 सीट, हम 1 सीट, और निर्दलीय पप्पू यादव एकमात्र निर्दलीय विधायक, सांसद जो पूर्णिया से जीते गए। नहीं 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 नहीं, वो ज्यादा वोट से जीते हैं, सबसे कम वोट से जीते हैं। बताइए, जो राजद की कैंडिडेट हैं बीमा भारती, वो 3rd नंबर की रहे, उनका वोटिंग बहुत कम आया है, वोट ही नहीं मिला है। अब बीमा भारती को कैसे मिलेगा? देखिए, चलिए उस पर चर्चा नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं, फिर हमारे पास बहुत सारा करंट, सॉरी, फिर छूट जाएगा। मोदी कैबिनेट में 8 बिहार के मंत्री शामिल हुए हैं। ठीक है, पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलिए रिवीजन करवा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर कृषि और कल्याण मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्री बने हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बने हैं, और सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये चारों जो ऊपर है वो राज्य मंत्री, चारों जो ऊपर है राज्य मंत्री। कौन कौन हो गया? रामनाथ ठाकुर, आपको पता है कौन है ये? कौन है ये? कर्पूरी ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय, और सतीश चंद्र दुबे राज्य मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये देख लीजिए, पहला है चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय इनको मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है, प्रमोशन हुआ है। और पंचायती राज मंत्रालय मिला है राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह के नाम से जाना जाता है बिहार में, क्योंकि इनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। इनको भी तो खुश करना था ना इस बार, याद है ना? अध्यक्ष पद से हटाया गया जदयू से। ठीक है, ले जाते या नहीं ले जाते अलग बात है, लेकिन जदयू जब तक नीतीश कुमार हैं अभी वर्चस्व बना रहेगा इनका, क्योंकि जदयू वालों को पता है कि इनके बिना हमारा नाम अधूरा है। हाँ, खाली वो अनंत सिंह ना हो तो
चलिए सही बात बोले ना, अनंत सिंह को फर्क नहीं पड़ता है कौन नहीं, उनका अपना वोट बैंक और उनका बेल्ट जो है मोकामा बेल्ट, बाढ़ बेल्ट, उनका पूरा जातिगत जनगणना पर आधारित, और वह खुद ही भूमियार, हाँ यहाँ मुड़ी घुमा दी, वो खुद है भूमियार, वो बेल्ट पूरा भूमियारों का। हाँ तो आएंगे नहीं, धुर विरोधी थे कभी कभी लल्लन सिंह और ये, लेकिन बेचारे उनको भी पता है कि अभी सरकार किनका है, ऐसे ही फंसा दिया 1 के 47 रख के। फंसाया गया है ना, फंसाया गया। देखिए उनके लिए 1 के 47 बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो घर में रखेगा 1 के 47। क्या इन लोग के लिए 1 के 47 कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग के लिए और आप लोग के लिए बड़ी बात हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रहेगा। अगला है आम महोत्सव, कहाँ गया, बिहार महोत्सव, आम महोत्सव बाद में। 1 जून 2024 को आम महोत्सव संस्कृति और लोक, सॉरी बिहार आम महोत्सव क्यों आ रहा बार बार, वो आम महोत्सव इसलिए आ रहा है ना कि आम प्रतियोगिता हुआ था, तो एक व्यक्ति इतना आम खाया है उस कारण से रात में पढ़ रहे थे तो बार बार आम आ रहा है यार। बिहार महोत्सव संस्कृति और लोक नृत्य की जानकारी देना इस महोत्सव का काम है। बिहार के कल्चरल इफेक्ट को बताने के लिए बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। अभी बिहार विधान परिषद के सभापति को हटा दिया गया है। कौन थे सभापति? देवेश चंद्र ठाकुर कार्यकारी सभापति बनाया गया। किनको? अवधेश नारायण सिंह को। तो अगर अभी क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन आ जाए तो अभी कौन है अध्यक्ष? अवधेश नारायण सिंह। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर एग्जाम होते होते ये चेंज हो कि नया कोई बन गया तो नया कौन होगा? वो अवधेश नारायण सिंह सही नहीं होगा। अब बीपीएससी पिछले बार ये काम कर चुका है, जो अभी है उसी को सही माना है, जो पहले उसको सही नहीं माना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभापति बनते हैं तो उनको नाम याद कर लीजिएगा। ये बीपीएससी कर चुका है, नया बात नहीं होगा। ठीक है, बिहार स्टेट यूथ लीग का आयोजन किया गया अंडर 15 और अंडर 17, और इन दोनों यूथ लीग को एक टीम ने जीता जिसका नाम है BSSA। इसका नाम बहुत टेढ़ा था इसलिए इसका यही नाम याद रखिएगा, BSSA। किसको हराया? तो अल्फा को हराया और पासा को हराया। अल्फा को हराया, पास को हराया। कब से कब तक यूथ लीग का आयोजन हुआ? 21 मई से 2 जून तक आयोजन हुआ। कहां पर हुआ था? अपने बगल में हुआ, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हुआ। खेल मंत्री आए थे सुरेंद्र मेहता जी, पहले खेल मंत्री हैं। ठीक, कहता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है अभी वर्तमान में जो इसको संभाल रहे हैं। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? रविंद्रन शंकरन है। और बिहार स्टेट यूथ लीग का आयोजन कहा हुआ? पटना में हुआ। ये भी सही है क्योंकि पाटलिपुत्रा खेल परिसर तो पटना में ही है ना। आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट के नए जज बनाए गए हैं अरविंद सिंह चंदेल। अभी चीफ जस्टिस कौन है पटना हाई कोर्ट के? तो वो है के विनोद चंद्र। याद रखिएगा, ये याद रखना जरूरी, चीफ जस्टिस। अगला है स्थापना कब हुआ पटना हाई कोर्ट का? तो 3 फरवरी 1916 को। और अभी पटना हाई कोर्ट में कितने जज हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 32 प्लस 1 33। 32 प्लस 1 33, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 33 जज हैं पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, अगला मिलेट्स महोत्सव, ये शायद बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। रविंद्रन भवन पटना 16 से 18 जून 2024 को। उद्घाटन राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर यानी हमारे राज्यपाल द्वारा किया गया है। मिलेट महोत्सव, मिलेट्स किसको कहते हैं पता है ना? मोटा अनाज। ठीक, मिथिला महोत्सव, मिथिला की संस्कृति को दिखाने के लिए पटना सिटी सेंटर। कहाँ कब से कब? 12 से 14 अप्रैल को हुआ है। मिथिला मखाना जीआई टैग दिया गया है। तो ये पढ़ रहे थे तो ये एक खोजे तो ये मिला मिथिला महोत्सव, इसलिए इसको शामिल कर दिया। ठीक है, अगला है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, बिहार में जीएसटी संग्रह इस बार बम्पर हुआ है, बम्पर हुआ है। पढ़े हैं ना इसको कि नहीं पढ़े हैं सर? याद नहीं है। 2022 से इसमें 34,541 जो हम बताए थे, वो एक वो आए भी थे, वो बोले कि हाँ सर हम लोग बहुत मेहनत किए थे।
रविवार को पढ़ाए थे। इस बार 38,161 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। क्यों संग्रह हुआ है? तो एक बार इस बार तो कस्टम विभाग बहुत ज्यादा सक्रिय है जो, और दूसरा बात सेवा क्षेत्र में जो जो नहीं दे रहा था चुन चुन के इस बार जीएसटी भरवाया गया है सबसे, तो इसलिए इस बार जीएसटी संग्रह हमारा 38,161 करोड़ का रहा है। और पिछला बैकलॉग भी था ना जो भी, उसको भी इस बार खत्म कर दिया गया, इसलिए इस बार जीएसटी संग्रह ज्यादा हुआ है। कहते हैं स्वदेश दर्शन 2.0। जनवरी 2015 में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम को शुरुआत की। जनवरी 2023 में 2.0 शुरू हुआ। इसमें 32 राज्यों के 57 स्थलों का चयन किया गया जहां आप स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यात्रा कर सकते हैं। कहा जाता है बिहार के 2 स्थल इस स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है, गया और नालंदा। नालंदा क्यों किया दिया गया है? क्योंकि नालंदा में राजगीर भी आता है, बिहार शरीफ भी आता है, नालंदा खंडर भी आता है। बात समझे? तो सामूहिक रूप से नालंदा दिया गया है। कहता है वोकल फॉर लोकल थीम के तहत स्वदेश दर्शन स्कीम को चालू किया गया है। तो थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल। अगला बात, प्रसाद योजना भी स्वदेश दर्शन योजना की तरह है, लेकिन प्रसाद योजना के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह सिर्फ धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, अन्य क्षेत्रों से नहीं जुड़ा हुआ। तो प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से शुरू किया गया केंद्रीय योजना है, वहीं स्वदेश दर्शन स्कीम पर्यटन क्षेत्रों से जोड़ने वाला था। बात समझ में आया? 2 स्कीम। ठीक। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया। आईआईटी पटना 163वां रैंक लेकर आया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत में पहला जो रैंक लेकर आया हो आईआईएससी बेंगलुरु लेकर आया है, 32वां रैंक लाया है एशिया में। अच्छा, एशिया का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वह है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना का। सेकंड नंबर पर भी चाइना का यूनिवर्सिटी है, ये याद रहेगा। पटना यूनिवर्सिटी आपको। अच्छा बताइए, जब बोले कि 32वां ही हमारा है तो टॉप 5 तो छोड़िए ना, टॉप 20 में नहीं, टॉप 30 में नहीं, हाँ टॉप 40 में सही। टॉप 40 नहीं, टॉप 50 निकलता है फिर नहीं। चलिए, पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने? छोटा सा फैक्ट है, अजय कुमार सिंह जी बने। याद रखिएगा, लिखते जाओ, तुम लिखते जाओ। तुमको नोट्स नहीं ना चाहिए? चाहिए। अजय कुमार सिंह को बनाया गया है पीयू, पटना यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति। ठीक। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनने पर स्टूडेंट लोग इज्जत तो देता नहीं है, दिन भर यहाँ बमबारियां चलते रहता है। यहाँ यूथ विंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए क्योंकि हॉस्टल सब यहीं पर है, और हॉस्टल के बीच कंट्राडिक्शन ज्यादा है, और राजनीतिक पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट का भी काफी ज्यादा है हॉस्टल को, बहुत ज्यादा है। राजद का अपना है, जदयू का अपना है, ये पहले जाप था, ये पप्पू यादव वाला, उसका अपना था, बीजेपी का अपना है। तो यहाँ स्टूडेंट विंग के साथ बहुत पॉलिटिकल है, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चा में रहता है। अभी फिर चर्चा में था हर्ष कुमार की हत्या केस में। बिहार के 2 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। पर्यावरण दिवस मनाते 5 जून को, उसी दिन यह न्यूज आया कि नाकी नकटी डैम को हम लोग बना दिए हैं रामसर साइट। रामसर साइट कुछ और नहीं है बल्कि दलदली एरिया, आद्र एरिया को संरक्षित करने का एक प्रोग्राम, जो रामसर से शुरू। रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में। ठीक है, बहुत। पहला कौन था? ये चर्चा में रहा। पहला कौन था? तो कांवर झील है जो बेगूसराय का। कौन कौन गए हैं कांवर झील? गई हो? ठीक। हालांकि हम लोग वहां जाने पर कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन हमारे वाला पोखर बड़का फॉर्म में यहीं पर है, यही लगेगा। बाकी क्योंकि हम लोग पक्षी ज्ञानी तो है नहीं, पक्षी का ज्ञान हमको तो है नहीं, तो साइबेरियन क्रेन है या इंडियन क्रेन है हम कैसे पता लगा पाएंगे? हमको तो पता नहीं चलेगा, जबकि साइबेरियन क्रेन का यहाँ बहुत ज्यादा प्रवास होता है, तो इसलिए हमारे लिए उतना रोमांचकारी नहीं होता है। हमारे लिए वाल्मीकि। फिर पीछे देख रहे हैं 5 बुक खोल कर रख दिए, भींग गया क्या? हाँ, मेरा भी बुक का यही हालत है, खिड़की खुला होता पूरा बुक भींगे। अच्छा, तो घर पर नहीं सुखाए?
नहीं, एक कोई कोई लोग होता है जो हम अपन बिजली बिल नहीं खर्चा करेंगे, क्लासे में जाके बिजली बिल खर्चा करेंगे, है ना, मानते हैं। चलिए, सही है। बिहार के लोग ना 1-1 रुपया बचाते हैं, लेकिन जहां 100 रुपया बचाना हो वहां नहीं बचाते। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम लोग छोटा छोटा सेविंग पर यकीन करते हैं, बड़ा सेविंग हो सकता है लेकिन उस बड़ा सेविंग पर ध्यान नहीं जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो भारत में कुल रामसर साइट कितना हो गया? 82 हो गया। सबसे पहले पढ़ा चुके हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, 16 रामसर साइट। ये शिक्षा कोष पोर्टल चर्चा में आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि बिहार के 80 लाख का स्टूडेंट को ये शिक्षा पोर्टल से जोड़ दिया गया। अब कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा। नहीं, बिहार के सरकारी स्कूल में 2 करोड़ प्लस छात्र हैं। यही शिक्षा कोष पोर्टल क्या है तो सुन लीजिए। शिक्षक और छात्र दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षक और छात्र दोनों इसी प्लेटफॉर्म पर रहेगा। टीचर जो है रिव्यू करेगा छात्रों का इसके माध्यम से, साथ ही कहा जा रहा है कि गुणवत्ता की जांच करेगा। और उद्देश्य सिंपल सा है कि राज्य के छात्रों शिक्षकों से संबोधित डाटा जो हो, संबंधित डाटा, वो हमारे पास हो। और वो किस माध्यम से होगा? राज्य शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो। पहला बात। दूसरा बात, क्या इसमें निजी स्कूल को शामिल किया जाएगा? तो हाँ, जब सरकार, हाँ यही तो बात है, सरकारी स्कूल का डेटा फुल हो जाएगा तब हम लोग निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको लिख दिए यहाँ पर कि निजी स्कूल के बच्चों को भी बाद में जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म क्या है? शिक्षक और छात्र को जानने का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये एक तथ्य हुआ। जैसे हम लोग आजकल गाय बैल बकरी इन सब में टैग करते हैं, ईयर टैगिंग देखे हैं, उससे क्या होता है? तो आपको जितना भी सुविधा है, सरकारी सुविधा, आपको ईयर टैगिंग के बाद ही मिलेगा। यानी पशु पक्षियों का आधार नंबर वो होता है, हाँ, कान में लगाया जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट को जितना भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो लेना है तो आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं रिहंद जलाशय की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि रिहंद जलाशय से भारत को पानी, बिहार को पानी मिलता है। तो ये कह रहा है कि यूपी में है रिहंद जलाशय और रिहंद नदी पर निर्मित है, इसलिए इसको रिहंद जलाशय कहते हैं। जलाशय क्या होता है पता है ना? जलाशय क्या होता है पता है? रिजर्वायर नहीं पता है? पता है, पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा है। रिजर्वायर मान लीजिए नदियों का फ्लो है, ठीक है, नदियों के फ्लो को एक बांध से हम लोग बांध दिए, ठीक है। अब बांधे तो पानी इस बांध से टकरा के रुकेगा और पूरे पीछे वाले एरिया में जमा होता चला जाएगा। उस एरिया को क्या बोलेंगे? जलाशय, ठीक है, जल को संग्रहित करता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि बिहार को सिंचाई के लिए पानी चाहिए और रिहंद परियोजना के तहत बिहार का जो हिस्सा है वो लगातार नहीं दिया जा रहा है। और इसका सूचना हम लोग केंद्रीय जल आयोग को दिया कि भैया पानी के लिए बोला गया था लेकिन पानी मिल नहीं रहा है। केंद्रीय जल आयोग इस बात को सीरियसली लेता है और एक मीटिंग बुलाता है और कहता है डे बाय डे रिहंद परियोजना में कितना पानी कहाँ जा रहा है, ये डेटा आपको बिहार को भी देना होगा ताकि बिहार को पता चल सके कि ये पानी कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। इसी को लेकर यहां पर हम लोग देख लेते हैं। कहता है बिहार के 17 जलाशयों में से सिर्फ 17% पानी बचा हुआ है। 17 जलाशय में 17% पानी, यानी समझिए कि हमारा 83% पानी खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि बरसात नहीं आया था, पानी जमा नहीं हुआ था, पिछले बार सूखा पड़ा था, याद नहीं होगा। पानी हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, देख रहे थे 800 कुछ सेंटीमीटर ही पानी, मिलीमीटर ही पानी हुआ है इस बार। तो जलाशय सूखने का बड़ा वजह तो ये है, ठीक। तो कहते हैं केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इस समय सूखे जलाशय की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। और जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशयों की स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहद खराब स्थिति में बिहार के जलाशय। कहा गया है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश के मुख्य जलाशयों की उपलब्ध पानी कुल भंडारण क्षमता घटकर महज 20% रह गया है। भंडारण क्षमता 20% रह गया, यानी या तो पानी नहीं मिल पा रहा या गाद से वो भर चुका है।
यही हो सकता है। जलाशय के साथ क्या है कि वो अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और लाता है और अन्य वस्तुओं को लाता है और वो धीरे धीरे नीचे जमा होते चला जाता है। तो जलाशय का जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, साफ सफाई हम लोग केरल मॉडल और राजस्थान मॉडल पढ़े थे लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, पूछा गया था। ठीक है, अब क्या है कि या तो हम लोग उसको गाद को हटा दें। अब देखिए एक चीज बताइए, सिल्ट होता है, सिल्ट कहते हैं इसको। जब इस तरह के जलाशय को आप साफ करते हैं तो सरकार को भी लाभ हो सकता है। पढ़े थे हम लोग, क्या सिल्ट को बेच देगी सरकार, और बेच देगी तो इनकम का प्रयोग कर सकती है जलाशय को प्रबंधित करने में। लेकिन इस स्तर पर खामियां है। खामियां इसलिए भी है क्योंकि सरकार या मशीनरी चाहती नहीं है कि ये सिल्ट को निकाला जाए, क्योंकि अगर बाढ़ नहीं आएगा तो इनकम कैसे होगा। कल 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बिहार में 10 से ज्यादा पुल है जो गिर गया बेचारा। और अभी कोई कोई तलाश में है कि पनिया आओ तो हम चलेंगे, अभी तो रुकल हैं। तो कोई कोई पुल अभी तलाश में। इस बार भांडा काहे फूट गया, काहे कि बेचारा का उम्र पहले ही लद गया, 5 पुल पहले ही गिर गया। अब क्या मीडिया की नजर में आ गया चीजें। अब जितना पुल बह रहा है वो सबको देखा जा रहा है कि ये खामी वाला होगा। नहीं तो अगर बाढ़ आने के बाद पुल गिरता तो चर्चा नहीं होता, क्योंकि हर साल ये हो रहा था। तो नीतीश कुमार जी इस बार अच्छा खासा चर्चा में बने हुए हैं कि सुशासन कुशासन में बदल गया है। और सम्राट चौधरी जी कहने में लगे हुए हैं कि भैया जो दोषी होगा उसको पकड़ेंगे। कभी नेता पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया। नेता कभी दोषी नहीं होता, विपक्ष दोषी होता है ना। चलिए, कहा जा रहा देश के अन्य जलाशय, ठीक है, ये जलाशय सूखे हैं। जालकुंड, नकटी, अमृत श्रीखंडी, गरही, कैलाश घाटी, बांसकुंड, फुलवरिया, तारकोट और बटाने, ये सारे जलाशय बिहार के सूखे पड़े हैं। कहता है एक सप्ताह में 1% पानी कम हो रहा है इन जलाशयों से। अब पानी कम हो रहा है तो स्थिति भयावह हो सकता है। ये रिपोर्ट तब तक है जब तक बिहार में बरसात नहीं आया है, लेकिन बरसात आएगा भी तो क्या होगा। हमारे यहाँ जलाशय की स्थिति काफी खराब है। जब तक उसका सिल्ट या उसका जल प्रबंधन की स्थिति दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जलाशय में ज्यादा पानी रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जलाशय 23 जलाशय हैं जो बिहार में है, उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वो आप देख लीजिए। चले आगे। देखिए ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपको किसी बुक में दिखाई दे। मोबाइल बंद कीजिए। अब्दुल कयूम अंसारी। अब यही तरह क्वेश्चन आ जाता है तो फंस जाता है मैटर। किसी बुक में नहीं है, कोई बुक उठा के देख लीजिए। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी है बिहार के, जिनको एक और नाम दिया गया है और वो नाम है बाबा ए कौम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और इन्हीं का जयंती मनाया जा रहा था और ये भारत विभाजन के विरोधी थे। कहना था इनका कि भैया अगर भारत विभाजित नहीं होगा तो रसिया या यूएसए से हम ज्यादा आगे निकल जाएंगे। 2 नेशन थ्योरी के ये खिलाफ थे। बाबा कयूम अंसारी 46वें पुण्यतिथि मना रहे थे। इनका जन्म डेहरी ऑनसून रोहतास में हुआ है। यही एक चर्चा था थोड़ा सा पेपर में, तो इसको हमने शामिल कर दिया। तो हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, ये आपको कहीं नहीं सुनने को मिला होगा। बिहार में 25 समितियां हैं। जैसे हम लोग संसद समिति पढ़े थे उसी तरह बिहार में भी समिति, और वही तरह की सेम समिति है जो बिहार विधानसभा विधान परिषद में काम करती है। और उसी को लेकर 25 समितियों के सभापति का चयन हुआ है और वो यहाँ पर दिया हुआ है। कहा जा रहा है इनमें 7 जो मिला है बीजेपी को मिला है, 6 जो मिला है राजद को मिला है और 5 जो मिला है जदयू को मिला है, बाकी अन्य को दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष सभापति कौन है? तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम। वैसे ही लोक लेखा समिति भाई वीरेंद्र, नियम विशेषाधिकार सामान्य परियोजना समिति नंदकिशोर यादव। इसी तरह देख लीजिए और कोई बड़ा नाम अशोक चौधरी का नाम देख लीजिए, आवास समिति। तो इस तरह 25 समितियां हैं जिसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पढ़े थे। आज तक हम न्यूज़पेपर में ये वाला सेक्शन नहीं देखे थे, कल रिसर्च करते करते मिल गया। तो 25 समितियों में इसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है,
क्योंकि सारा कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कुछ कमेटी इंपॉर्टेंट है, खास करके 2-3 समितियां, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, संसदीय समिति, ये सब देख लीजिएगा। कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला गया है, देश के शीर्ष विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहला विश्वविद्यालय आया है जेएनयू, दूसरा आया है डीयू, और बिहार का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, उसको इस रैंकिंग में शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची है, ये हर विश्वविद्यालय की सूची नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है भैया कितना अंक मिला, बिहार तो कुछ पूछ देता है, 981.96। ठीक है, मोबाइल से ठगी के मामले में बिहार 5वें स्थान पर है। क्या देख लीजिए, कहता है चक्षु पोर्टल है ये, जहां अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉडिंग होता है तो आप वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि भैया हमारे साथ हुआ है। याद रखिए, हमको भी ये पता नहीं था कि चक्षु पोर्टल पर इस तरह का काम होता है, हमको नहीं पता है तो कितने बिहारियों को पता हो गया, बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो चक्षु पोर्टल पर जाकर इस तरह का रिपोर्ट कर सकते हैं दर्ज। तो कहा जा रहा है कि इसी पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के मामले में बिहार का स्थान कितना है? 5वां। पहला स्थान किसका है? यूपी का। ठीक है, याद रहेगा। कहता है चक्षु पोर्टल पर शिकायत दर्ज के आधार पर भारत सरकार ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है ताकि आपके समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये है चक्षु पोर्टल। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड विद इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में बिहार 6th पोजीशन पर रहा है। डिजिटल रिपोर्ट मतलब होता है वो आप आजकल देख रहे होंगे, सारा चीज बच्चा से ही डिजिटल रिपोर्ट बनता है। आपको किसी हॉस्पिटल में जाना है तो कार्ड उड लेकर नहीं जाना है, अपना कोड आईडी बताना है और आपका कोड आईडी जोड़ेगा, आपका जीवन विवरण मिल जाएगा, कब कब आपको कौन कौन सा बीमारी हुआ है, कब कब इलाज हुआ है, सारा डिजिटल विवरण आपको मिल जाएगा। और ये काम करने में बिहार का पोजीशन कितना है? 6वां पोजीशन। ठीक है, यूपी का पहला स्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह का रिपोर्ट जारी किया जाता है। मुजफ्फरपुर इसमें 27वें स्थान को प्राप्त किया है। ठीक, मरीजों को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में पटना का स्थान पहला है और शेखपुरा है जो अंतिम स्थान पर था। डिजिटल रिकॉर्ड में पटना का पहला और शेखपुरा अंतिम है। कौन जारी करता है? स्वास्थ्य विभाग जारी करता है। ठीक है, चलिए यही बात कर रहे थे आम महोत्सव का। पटना ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन हुआ और कई सारे आम लाए गए यहाँ पर। और आपको पता है बिहार आमों को न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजता है। जैसे हमारे जर्दालू आम न सिर्फ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन में जाते हैं बल्कि ब्रिटेन को भी भेजा जाता है जर्दालू आम का पैकेज। तो यही कहा जा रहा है आम शिरोमणि की उपाधि यहाँ किसको दिया गया? तो अशोक कुमार चौधरी को दिया गया। आम शिरोमणि की उपाधि अशोक कुमार चौधरी को दिया गया। 15 पुरस्कार के साथ आम महोत्सव में वैशाली जिला अव्वल पे रहा। ठीक है, कहता है भागलपुर सेकंड और पटना 3rd पोजीशन पर रहा। इसी के साथ आम खाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और आदर्श राज हैं वैशाली के, खूब आम खाए, वो प्रथम स्थान पर रहे। ये भी कला है, इसलिए कह रहे हैं कि वो बार बार बिहार महोत्सव आम महोत्सव में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में खाने वाला बात ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। जैसे इस क्लास में कौन कौन खा के आए? सब भूखा है। कभी अभी न्योता दे दें कि चलो पार्टी है तो सब तुरंत तैयार होके तैयार हैं, चलिए सर, है ना, क्योंकि हम लोग खाने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम भूखड़ हैं, इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको फ्री में सब व्यंजन मिले। ठीक, चलिए एक अच्छा बात यह है, एक अच्छा न्यूज है आपके लिए कि श्रेयसी सिंह बिहार में जमुई के विधायक, ओलंपिक के लिए इनका चयन हो चुका है। बीजेपी से विधायक है, राष्ट्रमंडल खेल एशियाई गेम्स में इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस पहले रहा है, रजत पदक जीत चुके हैं पहले ओलंपिक, और इस बार फिर से ओलंपिक में चयन हुआ तो बिहार के लिए गर्व करने वाली बात। ठीक है,
अच्छा, ये कौन सा खेल खेलती है? तो निशानेबाजी टीम में चयन हुआ है। पहली एथलीट है जिनका चयन हुआ है बिहार से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। मिट्टी जांच में नालंदा जिला सबसे आगे है और अररिया पीछे। वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, पता ही आपको? नहीं पता है? सॉइल हेल्थ कार्ड सुने हैं? इस तरह का बड़ा डिमांडिंग नाम। चलिए ठीक है, आप किसान नहीं, कहाँ गए? हाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं बनता है? मिट्टी जांच होता है कि नहीं होता है? अब वो बेचारी इज्जत में प्राण गंवा रही है कि हाँ सर हमारे गाँव के बोल दिए हैं और हम बोलेंगे ही। उसको पता नहीं है। सही में होता है जांच? कहाँ तुम्हारे एरिया का जांच केंद्र कहाँ है? हाँ, अच्छा, अब हमको आइडिया है नहीं, ये अगर रामू बोल देगी तो हम जान लेंगे, हाँ, है ना? झूठ बोलना भी एक कला है। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम झूठ ही बोल रही हो, लेकिन तुम उस कला में निपुण हो। हाँ, चलिए, मिट्टी जांच में नालंदा आगे और अररिया पीछे, ठीक है। अगला है, गुड़ बात बोल रहे थे लगता है कान में उनके, इधर आइए, अब ज्यादा नहीं है। अभी हम लोग पढ़े खुदाई में 700 पहले का भगवान विष्णु का मूर्ति प्राप्त हुआ है हमको, मधुबनी के बरसाम गांव में, ये नाम लिख दिए हैं, मधुबनी के बरसाम गांव में ये तालाब में यह मूर्ति आपको मिला है। अब क्या लोग क्या बोले पता है कि भगवान हमारे पूजा से इतना खुश हो गए, खुद दर्शन देने आ गए हमको, और तुरंत वहां से नोटिस गया कि भैया इसको जल्दी से संग्रहालय में रखिए हमारे भगवान को। तो श्रद्धा है, आस्था है बिहार में। जहां भी गरीबी है, बेरोजगारी है और अशिक्षा है, वहां अफवाह ज्यादा फैलता है, क्योंकि लोगों को चैटिंग करने के लिए एक शब्द चाहिए होता है? अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साख जमा अनुपात। किसी राज्य को अगर विकास करना है तो साख जमा अनुपात हाई लेवल का होना चाहिए। अभी होता क्या है ये समझिए, हमको पैसा हो गया 10 लाख रुपया, हम जाके अपने पापा को दे दिए कि भैया ये पैसा रखिए, पैसा रखिए। आपके पापा उस पैसा को रखे और डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि उनको है कि आपको पैसा रखना है और हमको इस पर ब्याज देना है, तो पैसा रखेंगे तो ब्याज नहीं आएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। और डिस्ट्रीब्यूट करने में यह बोला गया कि आपको प्राइमरी सेक्टर को ध्यान में रखना है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो कमजोर है, और कमजोर हमारा क्या है? कृषि क्षेत्र। लेकिन बिहार में यह हुआ कि साख और जमा अनुपात दोनों में इनबैलेंस हो गया। हम जमा ज्यादा कर रहे हैं, बैंक हमको लोन कम देगा। अब जब लोन कम देगा तो विकास अवरुद्ध होगा या विकास बढ़ेगा? अवरुद्ध होगा। और ये बात बिहार में देखने को मिला, ठीक है। तो यही बात यहां पर बोला जा रहा है कि सीडी रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो में पूर्णिया अव्वल पे रहा, यानी सबसे ज्यादा यहां मिला 93.25%, ठीक है। मुंगेर की स्थिति सबसे खराब रहा, और पटना कितना मिला? मात्र 48.2%, यानी 100 रुपया हम जमा किए तो पटना जिला को 48 रुपया मिला। ये स्थिति है। तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। यही कहा जा रहा है कि हम जमा बैंक में किए 5,10,646 करोड़ रुपया, जो 23-24 का आंकड़ा है, और हमको ऋण कितना मिला? 2,90,346 करोड़ रुपया। तो हमारे साथ नाइंसाफी हुआ ना। तो बिहार सरकार इस पर बहुत सख्त है, करे नहीं, आपको पैसा जारी करना ही पड़ेगा, बैंकों को बोला गया। बिहार साख जमा अनुपात जो ओवरऑल है वो कितना है? 55.64%, 55.64%। ये है बिहार का जून का करेंट अफेयर। जून और जुलाई दोनों है शामिल इसमें, यानी 5 जुलाई तक इसमें शामिल कर दिए, ठीक। कल तक के न्यूज़पेपर को कवर कर लिए, ये सारा न्यूज़पेपर से बना है, देख देख। तो आपको एक कंटेंट मिल गया, अब आप इसको पढ़ने का काम आपका, ये पढ़ने का काम मेरा नहीं, ठीक। पढ़ाई आप करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। तुमको तो इस बार देना है नहीं कि देना है? 70 में दीजिएगा, भरेंगे तो आप जरूर, क्योंकि पटना भेज दिए परिवार वाला, तो भरना तो मजबूरी होगा। दिखाना भी तो है कि बेटी पढ़ रही है, लेकिन अच्छा से नहीं पढ़े इसलिए आप, हाँ, 2 महीना सही में बात बीमार पड़ गई। चलिए, हाँ,
अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे पूरा घर में कमा रहे हैं सारे भाई बहन और तुम्हारे पापा को जमा कर रहे हैं। अब पापा तुम्हारे पैसा, अगर आप लोग 10,000 दे रहे हैं उनको, तो आपके पापा 5,000 रुपया आपको भेज रहे हैं दोबारा, तो क्या आपके घर का विकास होगा या सिर्फ खर्चा पानी चलेगा? सिर्फ खर्चा पानी चलेगा, विकास तो नहीं होगा। तो यही बोला कि बैंक में हम जमा कर रहे हैं 5 लाख करोड़ और हमको दे रहा है 3 लाख करोड़, तो हमारा विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैसा तो बैंक में जमा रह जाएगा, पैसे का प्रयोग तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए विकास की प्रक्रिया बिहार में धीमा क्यों है, बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? तो एक कारण साख जमा अनुपात भी है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, याद है बिहार के? देखिए ये सब क्या है ना, ये सब है टेक्निकल रीजन जो हम लोग सामान्यतः बुक में नहीं पढ़ते हैं। टेक्निकल रीजन, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अंतर के कारण बिहार पिछड़ा हुआ, ये कौन समझेगा? जो इकोनॉमिक्स समझेगा। सामान्य लोग तो इसको बात समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही साख जमा अनुपात मतलब हमारे घर को खर्चा है 10 लाख रुपया और हम कमा रहे हैं 12 लाख रुपया, लेकिन खर्चा वाला मुखिया है जो दे रहा है 5 लाख रुपया, तो घर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो हम पापा पर प्रेशर डालेंगे, पापा पैसा रिलीज कीजिए, ज्यादा है थोड़ा, काम नहीं चल पा रहा है। रखे हुए हैं, दूसरे काम में लगा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर को नहीं दे रहे हैं, बिहार को नहीं दे रहे हैं, गुजरात को दे